नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम लोग चाइना के फास्ट डेवलपमेंट पॉलिसीज गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे और हम इंडिया की ग्रोथ जर्नी के साथ भी कंपेयर करेंगे कि हमने हमारी पॉलिसी रिफॉर्म्स और सिस्टम में कहाँ गलती की और चाइना अभी हमसे कितना आगे है और हम चाइना की बराबरी कभी कर पाएंगे या उससे कभी आगे निकल पाएंगे। अगर निकल पाएंगे तो कब तक आगे निकल पाएंगे, आइए समझने की कोशिश करते हैं इसमें। Sun is shining bright through the morning hue. Everything feels right in this world of blue. Surprise me, you love me so. Surprise me. चाइना के पास्ट या हिस्ट्री में तो नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ पहले चलकर जानने की कोशिश करते हैं जहां से चाइना रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। और हम स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिन्होंने चाइना को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं चाइनीज रिवॉल्यूशन 1949 से। माओ जेडोंग, डेन जिंगपिंग और वर्तमान राष्ट्रपति जिंगपिंग को चाइना के सुपर ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर्स के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने पिछले 5 दशकों में देश के रुख को बदल दिया और चाइना को एक मॉडर्न और पावरफुल सुपर ग्लोबल प्लेयर बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं चाइनीज रिवॉल्यूशन 1949 से। 1949 को माओ जेडोंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) की स्थापना की, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी (CPC) और नेशनलिस्ट पार्टी (KMT) के बीच सिविल वॉर का अंत था। ये क्रांति 1911 की क्रांति से शुरू हुई थी और वर्ल्ड वॉर II के बाद ज्यादा तेजी से बढ़ी। 1921 में माओ जेडोंग ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPC की स्थापना की। शुरुआत में उन्होंने नेशनलिस्ट पार्टी KMT के साथ मिलकर वॉरलॉर्ड्स के खिलाफ लड़ने का काम किया, लेकिन 1927 के व्हाइट टेरर के बाद जब KMT ने कम्युनिस्ट मेंबर्स को निकालना चालू किया, तो माओ ने उनके खिलाफ हो जाना शुरू किया। ये एक टर्निंग पॉइंट था माओ की पॉलिटिकल जर्नी में, जो आगे के कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए मैदान तैयार कर रहा था। PRC के शुरुआती सालों में माओ ने लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए, जिसमें लैंडलॉर्ड से लैंड लेकर किसानों को दी गई। इसका मकसद लोकप्रियता हासिल करना और फ्यूडल सिस्टम को तोड़ना था। इसके बाद 1958 में माओ ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड शुरू किया, जो कि चाइना को तेजी से इंडस्ट्रियलाइज करने का एम्बिशियस प्लान था। इसमें खेती के जरिए प्रोडक्शन बढ़ाना था। आयरन और स्टील प्रोडक्शन को भी तेजी से बढ़ाना भी इसमें शामिल था, जिसमें लोगों को घर पर ही छोटे फर्नेस बनाकर आयरन और स्टील प्रोड्यूस करने के लिए प्रेरित किया गया। इस खराब प्लानिंग के कारण ही प्रोडक्शन खराब हुआ और क्वालिटी भी खराब हुई, जिसमें रिसोर्सेज की भी बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई। लेकिन माओ की पॉलिसीज़ ने चाइना पर गहरा असर डाला था, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव। उनका क्रेडिट है कि देश को एक साथ लाने और लिटरेसी और हेल्थ केयर को बढ़ाने का, लेकिन उसी कैंपेन ने ढेर सारे इंसानों की जान भी लिया। 1976 में माओ की मौत के बाद चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और वर्ल्ड के साथ खुलने की दिशा में कदम उठाया और माओइस्ट पॉलिसी से दूर होने लगा। माओ जेडोंग की मौत के बाद 1976 में डेंग जियोपिंग ने चाइना की कमान संभाली। उन्होंने चाइना की आर्थिक व्यवस्था को बदलने का फैसला किया और कई बड़े इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स भी शुरू किए। डेंग जियोपिंग ने लेट 1970 में ओपन डोर पॉलिसी शुरुआत की, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट और बिजनेस को काफ़ी बढ़ावा मिला। इससे चाइना में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। उन्होंने कई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी किए अपने समय में, जिसमें खेती के कमीन सिस्टम को ख़त्म किया, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने की आज़ादी भी मिली। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जैसे शेंजन बनाकर उन्होंने मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स को भी लागू किया, जिससे विदेशी इन्वेस्टमेंट आई और चाइना देखते ही देखते काफ़ी आगे बढ़ने लगा। डेंग ने स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज को भी रिफॉर्म किया, जिससे उनकी एफिशिएंसी कई गुना बढ़ी। उनका फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे था, जिससे चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन गया। एक्सपोर्ट्स में भी उसकी कई गुना ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। उनकी
पॉवर्टी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स ने भी लाखों लोगों की जिंदगी सुधारी और उन्हें गरीबी से बाहर निकाल दिया। इसके अलावा डेंग ये भी जानते थे कि पढ़ा लिखा, समझदार और स्किल में एक्सपर्ट आदमी ही लॉन्ग टर्म विजन को, डेवलपमेंट को कैरी कर पाएंगे। इसीलिए डेंग ने एजुकेशन को कंपलसरी किया, यूनिवर्सिटीज की लगातार संख्या बढ़ाई और साइंस टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया। इंटरनेशनल एकेडमिक एक्सचेंज से भी चाइना के स्टूडेंट्स को विदेश जाने का मौका मिला, जिससे ग्लोबल नॉलेज का फायदा हुआ, ग्लोबल नॉलेज एक्सचेंज हुए। इन सभी रिफॉर्म्स ने चाइना को दुनिया की सबसे तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था बना दिया। ये डेंग जियोपिंग की सोच और लीडरशिप ही थी जो आज भी लोगों की जिंदगी को बदल रही है। देखिए, संस्कृत साहित्य से एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, माता शत्रु पिता न बैरी येन बालको ना पाठिता ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। इस श्लोक का मतलब है कि ऐसे माता पिता अपने बच्चों के शत्रु के समान होते हैं जो उन्हें अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित नहीं करते, जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलाते। विद्वानों की सभा में अनपढ़ व्यक्ति कभी सम्मान नहीं पा सकता है। अनपढ़ व्यक्ति विद्वानों की सभा में हंसों के बीच में बगुलों की तरह होता है। और यही चीज बिल्कुल सटीक बैठती है किसी भी कंट्री के लीडरशिप गवर्नेंस पर, अपने समाज के लिए, जिसे कि हमने चाइना की पॉलिसीज रिफॉर्म से अभी अभी समझा है। अब बात करते हैं कि क्या इंडिया इस सदी में चाइना की बराबरी कर सकता है? क्या इंडिया कभी भी चाइना को नहीं पकड़ सकता? इंडियन सुप्रीमासिस्ट जो इसके अपोजिट क्लेम करते हैं कि बड़ी जल्दी हो जाएगा, उनकी सोच अच्छी है लेकिन शायद रियलिस्टिक नहीं है। शायद आपको पता ही होगा, चाइना का ईयरली एक्सपोर्ट इंडिया के पूरे जीडीपी के बराबर है। एक रिग्रेसिव थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और एक थर्ड पॉपुलेशन अभी भी पॉवर्टी लाइन में है। उसे चाइना के साथ कंपेयर करना शायद बेकार ही है। चाइना एक मॉडर्न कंट्री है जो और ज़्यादा, पहले से और भी ज़्यादा विजनरीज और विज़न के साथ आगे बढ़ रही है और ये किसी भी बड़ी इकोनॉमी ग्रोथ को आउटपेस आसानी से कर देगी। चाइना रियलिस्टिक है और इंडिया डिल्यूजनल है। इन द सेम सिनेरियो, इंडिया ने कभी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया पहले। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कंट्री ग्रोथ के लिए हमेशा मिसिंग रही है। इसी के अगेंस्ट चाइना ने अपॉर्चुनिटी सही समय पर सही तरीके से पकड़ी और उसका भरपूर फायदा भी उठाया। 70s की उनकी सोच और रियलिस्टिक कदम ने चाइना को आज वर्ल्ड लीडिंग कंट्री के रूप में ला दिया है। केवल इस कॉन्सेप्ट ने देश आगे बढ़ेगा तो देश का हर इंसान आगे बढ़ेगा और ये बिल्कुल सच बात और सही बात है। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को अलग रखते हैं। जीडीपी इक्वेशन सिंपल मैथ ही है। इंडिया अगर 8% ग्रोथ रेट भी ऐड करे तब भी सिर्फ $312 बिलियन हर साल ऐड कर पाएगा। लेकिन चाइना अगर अपने 18.5 ट्रिलियन जीडीपी का 5% भी ग्रोथ ऐड करता है, जो कि $920 बिलियन होता है। इवन US 28.8 ट्रिलियन जीडीपी, जो 3% की अनयूजुअल हाई ग्रोथ रेट पर भी आराम से $864 बिलियन ऐड कर लेता है ना ये इंटरेस्टिंग। देखिए, फैक्ट्स फिगर्स अच्छे नहीं लग रहे हैं बिल्कुल, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सच्चाई है। इसीलिए ग्रोथ रेट्स का कोई मतलब नहीं जब तक आप कंट्री के बेस जीडीपी नंबर्स नहीं देखते। इंडिया को शायद बहुत मुश्किल होगा जब तक ये गैप बना रहेगा। चाइना ने लिबरलाइज होने के बाद डिकेड्स तक डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ मेंटेन की है। इंडिया को एक सिंगल डिजिट पॉजिटिव ग्रोथ मेंटेन करने में भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एक्सपोर्ट में चाइना ने ट्रेड वॉर जीत लिया है और अब वो यूएस को सरपास करके दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। वो हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट और हाईटेक गुड्स मैन्युफैक्चर करता है। क्या आपको पता है कि इंडिया एक्सपोर्ट मार्केट में बांग्लादेश और वियतनाम से भी पीछे छूट रहा है कुछ मेजर सेक्टर्स में। चाइना का इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्केल अनइमेजिनेबल है। चाइना बड़े 5 कंट्रीज से ज़्यादा स्टील और सीमेंट प्रोड्यूस करता है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप समझ सकते हैं। इंडिया तीसरे नंबर पे है, लेकिन प्रोडक्शन उससे काफ़ी कम है, जबकि पॉपुलेशन में लोगों की संख्या और इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड वही है। चाइना की मिलिट्री पावर्स ऑलरेडी यूएस के बाद सेकंड बेस्ट है। इंडिया से कंपेयर करना एम्बैरेसिंग होगा। इन्वेस्टमेंट और रिसर्च में चाइना ने अपनी इकनॉमी को काफ़ी मॉडर्नाइज किया है और रिसर्च में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया।
वो टेलीकम्युनिकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया का लीडर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुप्रीमेसी की रेस में यूएस और चाइना ही है। इंडिया बिल्कुल अभी इसमें पीछे है। चाइना रिसर्च पर इंडिया से ज़्यादा खर्च करता है। आज वो कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ के बराबर है। साइंस के मामले में इंडिया में रिलीजन और कल्चरल इश्यूज साइंस और रिसर्च को ओवरशैडो करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर यूएस के पास दुनिया का सबसे बड़ा फ्लाइट कवरेज है, जबकि चाइना का हाई स्पीड रेल नेटवर्क दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव है। इंडिया के पास दोनों नहीं है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी आसपास नहीं है। यूएस के छोटे टाउन्स जिनकी पॉपुलेशन 25,000 से भी कम है, उन्हें मेजर रीजनल एयरपोर्ट सर्व करते हैं, जबकि इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी एडिक्वेट एयरपोर्ट्स नहीं हैं अभी तक। चाइना में आप 1500 किलोमीटर का सफ़र बीजिंग से शंघाई तक 6 घंटे से कम समय में कर सकते हैं, जबकि मुंबई दिल्ली के बीच ऐसी कोई कनेक्टिविटी अभी तक तो नहीं है। टेलीकम्युनिकेशन कोर टेक्नोलॉजीज़ में चाइना एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरिंग में आगे है और इन हाउस डिफेंस मैन्युफैक्चरर है जो कटिंग एज फाइटर जेट्स, फ्रिगेट्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाते हैं। इंडिया चाइना और यूएस से 10-15 साल पीछे है। कोमैक, एयरबस, बोइंग डिप्लॉय को चैलेंज कर रहा है, जबकि इंडिया का कोई कंपनी ऐसा अभी तक नहीं कर पाया है। एफडीआई ग्रीन एनर्जी में भी आगे है काफ़ी चाइना हमसे, और चाइना ने हेल्थ केयर सिस्टम को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है और अपनी एजुकेशन पे ड्रामेटिक वर्क किया है उसने। इंडियन सिटीज़ ओवरक्राउडेड हैं और चार्जिंग स्टेशंस बनाने के लिए स्पेस नहीं है। वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा है, जबकि चाइना के पास प्रोडक्शन सरप्लस है। इंडिया में पावर आउटेजेस अभी भी आम बात है, हालांकि कुछ सालों में इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं और हम पीछे सिर्फ अपनी पास्ट की गलत गवर्नेंस पॉलिटिकल नीतियों की वजह से हुए हैं। अभी की गवर्नमेंट एटलीस्ट एग्रेसिव डेवलपमेंट और रिफॉर्म से हमें पूरे विश्व में एक अलग पहचान तो दिलाई है, और ये नीतियाँ ही फ्यूचर में हमारी नेक्स्ट जनरेशन को एटलीस्ट टॉप 3 कंट्रीज़ का सिटीजन्स होने का प्राइड फील कराएंगी। तो हो गया वो जो पास्ट में हुआ, लेकिन ये पास्ट ही है, हमें बहुत कुछ सिखाता है। जब जागो तब सवेरा। तो दोस्तों, जातिवाद से ऊपर उठो और एक मजबूत विजनरी डेवलपमेंट ओरिएंटेड गवर्नमेंट को ही आने दो। एज एन इंडियन यूनाइट हो, अच्छा सोचो, अच्छी शिक्षा दो और एक उज्जवल भविष्य के साथ आगे बढ़ो। देखिए, ये केस स्टडी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं लिया गया तो आगे चलकर सिर्फ पछतावा और कंप्रोमाइज़ेस ही रह जाते हैं। हालांकि हमारे देश की गवर्नेंस से ज़्यादा देश की मेजर पॉपुलेशन मेंटालिटी का भी हाथ है और ये हम सब जानते भी हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट केस स्टडी के लिए। जय हिंद, थैंक यू।